वही एक जबरदस्त वाला उदाहरण है ना। हाँ, बंदाणी जो होते हैं क्या करते हैं, वो जो अफीम के वो फल के सूखे हुए ना अवशेष, उनको मिक्सी में डाल के पीसते हैं। पीसने के बाद उनको भिगो देते हैं कपड़े में डाल के, काफ़ी समय तक उसमें पानी डाल के उसको भिगो के रखते हैं। फिर उसमें से उलट पलट के 2-4 बार बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है उसमें से एक वो जूस बाहर निकलता है, वो उस जूस को पीते हैं। ठीक है, उनका नशा हो गया, उनको पीना पड़ता है। सेम डिटो प्रोसेस अपने शरीर में भी होती है। तो हेलो बॉयज, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेसन को कंटिन्यू करते हैं जिसमें अपन पढ़ रहे थे मानव तंत्र के बारे में, और लास्ट में अपन ने चर्चा की थी कि नेक्स्ट लेसन में पाचन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपन इस लेसन में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है पाचन तंत्र का अर्थ, अपन यहाँ मानव पढ़ रहे हैं तो मानवों के शरीर में भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए जितने भी अंग काम करेंगे उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से अपन पाचन तंत्र के नाम से जानेंगे। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग का अर्थ पाचन समझना पड़ेगा। जब पाचन समझ में आएगा तो पाचन तंत्र समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि जब अपने खेतों में धान वगैरह कम होता है, जमीन बंजर हो जाती है, तो अपन उसमें खाद डालते हैं ना। खाद डालने से वापस क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, अब एक बात हमेशा नोट करना कि जब भी आप खाद डालते हैं तो खाद सड़ा के डालते हैं, सीधी सीधी डाल देते हैं? सड़ा के क्यों डालते हैं? एक्चुअली होता ये है कि यदि आप किसी भी पादप के अंदर डायरेक्ट गोबर डाल दें तो वो पौधे के उपयोग लेने लायक नहीं रहती है। पहले अपन उसको सड़ाते हैं। सड़ाने से क्या होता है, जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु उस पूरे गोबर के अंदर उपस्थित सभी पोषक तत्वों को तोड़ तोड़ के क्या कर देते हैं, अलग अलग। और पादप जमीन से केवल पोषक तत्वों को ही खींच सकता है। वो पोषक तत्व यदि आपस में जुड़ के एक यौगिक का निर्माण कर रखे हैं ना, तो उस यौगिक को वो खींच नहीं सकता। ठीक है, सेम की सेम प्रोसेस अपने शरीर में भी होती है। अपन यदि भोजन करते हैं, जैसे अपने रोटी वगैरह सब्जी वगैरह खाई, इससे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं बन सकती। ठीक है, पहले इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ऊर्जा के लायक बनाया जाता है, बिल्कुल तरल के रूप में। जितना खाना अपन खाते हैं ना, इसमें से जूस टाइप तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। कैसे? वही एक जबरदस्त वाला उदाहरण है ना। हाँ, बंदाणी जो होते हैं क्या करते हैं, वो जो अफीम के वो फल के सूखे हुए ना अवशेष, उनको मिक्सी में डाल के पीसते हैं। पीसने के बाद उनको भिगो देते हैं कपड़े में डाल के, काफ़ी समय तक उसमें पानी डाल के उसको भिगो के रखते हैं। फिर उसमें से उलट पलट के 2-4 बार बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है उसमें से एक वो जूस बाहर निकलता है, वो उस जूस को पीते हैं। ठीक है, उनका नशा हो गया, उनको पीना पड़ता है। सेम डिटो प्रोसेस अपने शरीर में भी होती है कि जो भी अपन ये खाना खाते हैं, इस पूरे खाने को उसी प्रकार का जूस पूरे खाने को निचोड़ के अपना शरीर निकालता है। ठीक है, और वो जूस जो निकलता है वो ऊर्जा देने लायक पदार्थ होते हैं। उनका अवशोषण होकर वो रक्त में जाते हैं, रक्त से फिर कोशिका में पहुंचते हैं, और वहां कोशिका उनमें से ऊर्जा का उत्पादन करती है। और जिस तरीके से वो डोडो में कचरा बचता है, वैसे अपचित भोजन अपने शरीर में भी बचता है। जिस प्रकार से वो उसको दड़ा बना के फेंकते हैं, अपने भी फेंक के आ जाते हैं, है ना। भाई शरीर में काम का नहीं, क्या करें उसका, फालतू वजन उठा घूमने से कोई मतलब ही नहीं है, उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसके लिए अपने शरीर में एक व्यवस्थित तंत्र काम करता है। कुछ अंग हैं वो मिलकर के सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। उस पूरे अंगों को अपन पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। देखिए, इस पाचन तंत्र को मुख्यतः अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पाचन तंत्र में भाग लेने वाले वे अंग जो सक्रिय रूप से भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं, और कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो अपने द्वारा पदार्थों को निर्मित करके पाचन की क्रिया हेतु दूसरे अंगों को देते हैं। तो मुख्य पाचक अंग और सहायक पाचक अंग 2 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य पाचक अंग को अपन आहार नाल भी कहते हैं। आहार नाल, नाम से ही पता चल रहा है, नाल का मतलब
नली की जैसी रचना जो अंदर से खोखली हो। आहार वह खोखला स्थान या वह खोखली नली जिसमें आहार का पाचन होता है, आहार नाल। अपना शरीर भी अंदर से क्या है, खोखला है। अपन खाना खाते हैं ना मुंह से, ठीक है, जहाँ से निष्कासित होता है वहाँ तक पूरा अंदर से खोखला है। और ये पाचन की क्रिया उसी खोखले भाग में होती है। उस खोखले भाग को अपन किस नाम से जानते हैं, आहार नाल के नाम से जानते हैं। आहार नाल का प्रारंभ होता है मुख से। मुख का नाम आते ही अपने दिमाग में ये पूरा थोबड़ा घूमता है कि मुख ये होगा, है ना। एक्चुअली मुख इसे नहीं कहेंगे, ये तो अपना चेहरा है। चेहरे और मुख में फर्क है। इस पूरे चेहरे के ऊपर ये जो जगह है, दरार जो खुलता है, इसको मुख कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर नीचे दो होठों से पैक रहता है, कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। एक होठ ऊपरी जबड़े संपर्क में है, दूसरा होठ नीचे के जबड़े के संपर्क में रहता है। इस दरार को मुख कहते हैं। इस मुख के द्वारा भोज्य पदार्थों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है। और ये मुख पीछे खुलता है, एक खोखली जगह जिसे कहते हैं मुख गुहा। जैसे ही आप इस मुख को खोलते हैं तो अंदर खोखला स्थान दिखता है, पूरा खाली। दोनों तरफ ये जो गाल है इनसे ढका हुआ, ठीक है, ऊपर जबड़ा नीचे जबड़ा, बीच की जो खाली जगह है, इस खाली जगह को अपन क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा में भी दो चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो जीवा और दूसरे दांत। जीवा या जीभ, सबको पता है जीभ क्या है, क्या है बिना किसी हड्डी के मांसपेशियों से बनी हुई एक रचना है। बिना किसी हड्डी के मांसपेशियों से मिलकर के बनी हुई एक रचना, जो फ्रेनुलम नामक रचना से निचले जबड़े से जुड़ी रहती है। जबान को उठा के देखना है, जॉइंट है ना यहाँ पे, इसको फ्रेनुलम कहते हैं। ये निचले जबड़े से क्या होती रहती है, जुड़ी हुई रहती है। काम क्या है जीभ का? स्वाद का पता लगाती है कि भाई अपन जो भी भोजन खा रहे हैं उसका स्वाद क्या है, ठीक है। जीभ इसके अलावा भी बहुत काम करती है, मोर गुटवा देती है ना। हाँ भाई, बोलने के काम आती है। ढंग से बोलो तो ठीक, और उल्टे सीधे बोले तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, है ना। हाँ, शब्द बोलने के काम आती है। इसके अतिरिक्त इससे भोजन के स्वाद का पता चलता है। पूरे शरीर में केवल जीभ ही एकमात्र जगह है जहाँ से भोजन के स्वाद का पता किया जा सकता है। यदि किसी के मुंह में से जीभ को हटा दिया जाए, फिर भले ही उसको तुम्बा खिलाओ, है ना, पता ही नहीं चलेगा उसने क्या खाया है। खा के कहेगा अरे वाह क्या स्वादिष्ट था, है ना। तो ये जीभ भी एक चीज़ है जो अपन को किसका पता चलाती है, स्वाद। काम हो गया। इसके अतिरिक्त जबान क्या करती है, पूरे भोजन को मुंह में इधर उधर हिलाती रहती है। अपन खाते हैं ना भाई, जब भी अपन खाना खाते हैं ना, एक साइड से खाते ही नहीं है, कभी इधर कभी इधर, इधर तो कभी इधर, है ना। ये जीभ उस पूरे खाने को मुंह में हिलाने का काम करती है, जिससे उसके अंदर लार अच्छी तरह से क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। लार मिक्स होने से भोजन का पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। इसके अतिरिक्त वो श्लेष्मा जो मुंह में बनता है, ठीक है, उसको भी वो भोजन में मिक्स करती है, जिससे भोजन की गति आगे आसानी से संपन्न हो सके। ये किसका काम हो गया, जीवा या जीभ का। दांत अपने शरीर के अंदर कुल मिलाकर के कितने दांत होते हैं, 32। एक वयस्क आदमी की बात करें तो उसके मुंह में दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, 32 होती है। बाई चांस किसी का टूट टाट जाए, कम हो जाए, वो अलग चीज़ है। कईयों के हो सकता है 32 से ज़्यादा भी हो जाए, जिन पे भगवान का ज़्यादा आशीर्वाद रहता है ना। वो भगवान से मांगता, भगवान कुछ दे दे के जा, तुझे 4 दांत एक्स्ट्रा दिए। फिर वो लगे रहते हैं, कोई बाहर की तरफ तो कोई अंदर की तरफ। और अपन बड़े प्यार से उसको कहते मार क्यों खूंटा का डूडो, है ना। कह देते हैं ना ऐसा। तो ये एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हो 32 ही हो। 32 दांतों में
सबसे पहला जो दांत होते हैं, जो सबसे पहले उगते हैं, कौन से होते हैं? कर्तंक कहते हैं जिनको। संख्या में कितने होते हैं? 8। कर्तंक दांत सबसे पहले उगते हैं। और सबसे पहले का अर्थ 4 या 5 महीने का जब बच्चा होता है तो सबसे पहले ये दांत निकलते हैं, सबसे आगे स्थित होते हैं। नीचे के जबड़े में होंगे 4 होंगे ऊपर के जबड़े में। भैया अमूमन छोटा बच्चा होता है सबसे पहले दांत यही निकलते है ना, फिर इसके सामने वाले निकलते हैं ऊपर की तरफ। ये क्या काम आते हैं? काटने के, किसी को भी काटना हो, है ना। भाई अपन वो आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगी यार इसको कैसे काटते हैं, तो अपन क्या करते हैं पता है आपको? वो रोटी होती है ना गेहूं की, उसको ऐसे गोल गोल बना के उसके बीच में सब्जी को फंसा के फिर तो यहीं से कटता है ना। काटते हैं अपन यहीं से। और खेल खेल में अपन ने किसी को काट भी लिया होगा, है ना। हाँ, खेल खेल में क्या गुस्से गुस्से में भी काट लेते हैं कभी तो, है ना। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत काटते हैं, और कोई चीज़ बड़ा काट जाए तो फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। ये काटने का काम कौन से दांत करते हैं? कर्तंक। दूसरे नंबर पे आते हैं रदनक। संख्या में कितने होते हैं? 4। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार हो गए ऐसा लग रहा है ना। सारी चीज़ों के जवाब यूँ फेंक रहे हैं, यूँ फेंका निकाल के। ज़्यादा मत फेंक देना, हो सके दीवार टूट जाए इधर, है ना। धीरे से फेंको ताकि मेरे तक पहुंच जाए बस, है ना। हाँ, रदनक संख्या में होते हैं 4। कौन से? ये जबड़ा सामने के बीच के सेंटर पॉइंट है जिससे हवा निकलती है, इसको 2 दांत छोड़ के तीसरा जो दांत आएगा इधर, है ना, ये कौन सा होगा? रदनक। एक इधर 2, एक इधर 2, टोटल कितने हो गए? 4। क्या काम आते हैं? चीरने फाड़ने के काम आते हैं। आप किसी भी मांसाहारी जीव, कुत्ते को, शेर को, बिल्ली को कुछ ठोस वस्तु खाते हुए देखना, वो इन्हीं दांतों से उसको चीरता है ना। और जो शेर वगैरह शिकार करते हैं ना, ये जब भी किसी का जबड़ा वगैरह पकड़ते हैं तो यही दांत उसमें फंसाते हैं। थोड़े लंबे भी होते हैं उनके, अपने तो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। वो भूत वगैरह प्लेत वगैरह निकलते हैं ना, उनके मुंह से हा करते ही सबसे पहले यही लंबे होते हैं ऊपर नीचे। कौन से होते हैं? रदनक। संख्या में टोटल है 4। तीसरे प्रकार के दांत है जो रदनक के पीछे की तरफ होते हैं, क्या कहते हैं इनको? अग्र चवर्णक। संख्या में 8, ठीक है। 8 मतलब 4 ऊपर के जबड़े में 4, और 4 में से भी 2 इधर और 2 इधर, जिनको अपन क्या कहते हैं? डाढ़ कहते हैं। डाढ़ कहते हैं ना, नाम से पता चल गया काम क्या है? चरने का, है ना। हाँ, मतलब चबाने का। जितना भी अपन खाना चबाते हैं वो मैक्सिमम इन्हीं दांतों से चबाया जाता है, ठीक है। आप खाना खाते हैं तो आपको पता ही है, कोई भी गाजर वगैरह मूली वगैरह अपन खाते हैं, काट यहाँ से सकते हैं लेकिन चबा यहाँ से नहीं चबा सकते। चबाने के लिए आपको उनको इधर ले जाना ही पड़ेगा, इसलिए ये ऊपर से क्या बना रखे होते हैं? थोड़े चौड़े, है ना। डबल है खांचे में। ये दांत सिंगल है, ये इधर डबल है, ताकि भोजन इसके ऊपर आसानी से आ सके और उसको अच्छे से चबाया भी जा सके, है ना। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे, चवर्णक। कितने होते हैं? 12 मतलब 6, 3 इधर 3 इधर, टोटल संख्या में कितने हो गए? 12। ये जो निकलते हैं ना चवर्णक, इसमें से जबड़े में प्रत्येक में 1 2 3 4 हो सकता है। कईयों के नीचे वाले जबड़े में निकले, ऊपरे में न भी निकले। इन चवर्णक दांतों को अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। कौन सी दाढ़? अक्कल दाढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तब निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अक्ल आने के बाद जो दांत आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अक्ल दाढ़ कहते हैं। ये होगी अपनी चारों दांतों की संरचना। इनका भी काम क्या है? चरना। ये भी भोजन को चबाने का ही काम करते हैं या चबाने के काम में ही आते हैं। मुख गुहा के पश्चात क्या आता है? ग्रसनी। कल बताया था मैंने आपको, ग्रसनी में हवा और भोजन दोनों होके गुजरते हैं।
ग्रसनी एक ऐसा उभयनिष्ठ पथ है, एक ऐसी उभयनिष्ठ जगह है जहाँ से भोजन भी गुजरता है, जहाँ से हवा भी गुजरती है। का मतलब ये है कि ये नाक से भी कनेक्ट है और ये मुंह से भी कनेक्ट है। अमूमन अपन श्वास लेते हैं वो नाक से लेते हैं, भगवान ने नाक को बनाया इसीलिए है। अब यदि किसी का नाक गलती से बंद भी हो जाए, जैसा कि अमूमन जुकाम के दिनों में होता है, तो भगवान ने एक अल्टरनेटिव सिस्टम और दिया कि किसी का नाक बंद हो जाए कर जाए तो फिर उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो मुंह खोल के भी श्वास ले सकता है। अब यदि भगवान ये अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं बनाता तो जुकाम के समय तो नाक बंद तो सांस कहाँ से ले, फिर अपन को क्या आती दिक्कत, है ना। हाँ दिक्कत आती, इसलिए भगवान ने ये सिस्टम बना दिया कि इस जगह को अपन दोनों के लिए छोड़ देते हैं। एक ही विशेष बात है इसकी, और इसमें अतिरिक्त कोई विशेष बात है नहीं। ये क्या है, मुख गुहा के पीछे की तरफ एक छोटी नली की नुमा रचना है जो इस प्रकार से मुड़ी हुई नली है, जो ऊपर से नासिका से जुड़ी रहती है और नीचे से मुख गुहा से जुड़ी रहती है। दोनों जगह यहाँ आके खुलती है। फिर आता है नंबर 4 पे ग्रसिका। ये जो ग्रसनी है ना, ये अपने कंठ तक पाई जाती है। कंठ है ये, जब भी अपन बोलते हैं ना तो यहाँ से गर गर की आवाज़ उत्पन्न होती है। ये ग्रसिका यहाँ से प्रारंभ होती है, ग्रसनी यहाँ समाप्त होती है। कंठ पर आने के बाद ग्रसनी 2 भागों में खुलती है। एक भाग जो कंठ से होते हुए फेफड़ों में जाता है, कंठ के अंदर से गुजरेगा, जाएगा कहाँ, फेफड़ों में। और दूसरा भाग इस कंठ के पीछे से होके जाता है, जिसको क्या कहते हैं, गर्शिका। ठीक है, तो यहां से 2 नलियां हो जाती है। कहां से, कंठ से। एक तो कंठ के अंदर से गुजरे और एक कंठ के पीछे से गुजरे। अपन चित्र बनाएंगे वहां अपन को अच्छे से ये समझ में आ जाए। ये केवल और केवल एक काम करती है कि भोज्य पदार्थों को आमाशय तक पहुंचाती है। जो कुछ भी अपन निगलते हैं, निगलने का काम में सहायता भी जबान के द्वारा की जाती है, जीवा के द्वारा की जाती है। जितना चबा लिया कर लिया, फिर उसको निगलते हैं, उसमें जीभ सहयोग करती है। जीभ जो निगलते हैं ना, बोलस कहते हैं जिसको, उस बोलस को कहाँ तक पहुँचाती है, जीभ। मैंने कहा आ करो, पीछे 1 किलोमीटर दिखता है, टाइलोसिस कहते हैं जिसको, वहाँ तक छोड़ती है। उसके बाद भोजन किस में आ जाता है, ग्रसनी में। फिर आता है गर्सिका में। गर्सिका क्या करती है, इसकी जो भित्ति होती है ना, वो मांसपेशियों से बनी होती है और उन मांसपेशियों में संकुचित होने की क्षमता होती है। वो क्या करती है, भोजन के टुकड़े को ऐसे संकुचित हो कि नीचे की तरफ सरकाती है। इसके अंदर होने वाली भोज्य पदार्थों की गति को कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति, कर्मानुकुंचन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मान लो भोजन का टुकड़ा यहाँ आया तो ये ऊपर से क्या होगी, संकुचित होती रहेगी और भोजन का टुकड़ा नीचे जाता रहेगा। कहाँ पहुँच जाता है, आगे आमाशय में। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रसनी है, मैंने कहा ये भोजन और श्वास दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का काम करती है। तो जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, आप पानी पीते हैं, उस समय ग्रसनी में एक सिस्टम होता है कि ये कंठ को ढक के रखती है एक संरचना के द्वारा, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। उस कंठ के नीचे श्वास नली है। तो जब भी आप कोई ठोस या तरल पदार्थ लेते हैं, उस समय ये क्या करती है, एपिग्लोटिस उस श्वास नली को ढक के रखता है, ताकि कोई भी भोजन का टुकड़ा जो है वो उस श्वास नली के अंदर न जाए। जैसे हवा लेते हैं तो एपिग्लोटिस खुल जाता है, हवा चली जाती है अंदर। जैसे ही भोजन वगैरह आता है, एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। यदि गलती से भी कोई भोजन का टुकड़ा श्वास नली में चला जाए, खाना खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ये बड़े जल्दी खाते हैं ना उतावड़ में, तो फटाफट हाड़ खाने की कोशिश में अपन श्वास ले रहे होते हैं, एपिग्लोटिस खुल गया और उसी समय अपन भोजन को निकल लेते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं कि दोनों क्रियाएं साथ में हो, लेकिन बाई चांस गलती से ऐसा हो जाता है, कोई एक आध टुकड़ा चला जाए तो एपिग्लोटिस खुला हो तो वो कहाँ चला जाता है, श्वास नली में। श्वास नली तक हालांकि पहुँचता नहीं, वो कंठ में अटक जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो जाता है अपन को तेज खुल की आती है और अपन कहते हैं अपन तो अड़ूज गए, है ना। ये अड़ूजना इसीलिए होता है। ठीक
ठीक है। फिर क्या है, छोटा सा टुकड़ा हो तो फिर तो अपन करते हैं तो वो हवा के जोर से वापस बाहर आ जाता है। और जो कोई बड़ा फंस गया, बड़ा फंसने पे अपनी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। फंसा होगा कभी है ना। हाँ, तो क्या होता है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा क्योंकि कंठ में तो टुकड़ा फंस गया, शब्द निकलेगा नहीं। आंखों में से पानी, मुंह पूरा लाल, केवल इशारा करेंगे। वो भी अपन मरते करते हैं कि पानी पिए तो क्या पता ठीक हो जाए, लेकिन पानी पीने से क्या होगा, वो तो कंठ में फंसा है ना, वो तो एपिग्लोटिस आ जाएगा। पानी पिएंगे तो पानी तो इस एपिग्लोटिस के ऊपर से आमाशय में चला जाएगा, वो टुकड़ा तो वहां का वहां रहेगा। उससे बचने का अपना एक पुराना तरीका चलता है। कहाँ, एक झटका लगता है, उस झटके के साथ ही यदि फंसा हुआ टुकड़ा बाहर आ गया तो ठीक, फिर भी नहीं आता है तो शमशान में मिलते हैं, है ना। क्योंकि सांस यदि आप ज़्यादातर कितने समय तक रोक सकते हैं, 40-45 सेकंड, 1 मिनट अधिकतम, इससे अधिक सांस रुकती नहीं है। और यदि टुकड़ा फंस जाता है फिर तो अपन आपाधापी में ऐसे हाँ फूँ हो जाते हैं कि 30 सेकंड भी रोकना संभव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दिक्कत आ जाती है जब भोजन का टुकड़ा कहाँ चला जाता है, श्वास नली में। इससे बचाने का तरीका कौन करता है, एपिग्लोटिस, जो बंद होकर रखता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। आमाशय, ये घर्षिका एक पतली नली होती है, ये चलते चलते वक्ष में यहाँ आने के बाद इसका एक आगे का हिस्सा थोड़ा फूल जाता है और जे आकार का हो जाता है। जे किसका निर्माण करता है, आमाशय का। एक गुब्बारे नुमा एक फूली हुई रचना है जिसको क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। आमाशय का निर्माण करता है। ये घर्षिका जहाँ आमाशय से जुड़ती है वहाँ एक अवरोधिनी पेशी लगी होती है, इस टाइप की मांसपेशियाँ होती है, ये संकुचित होकर रहती है। इनका काम क्या है, इधर से जो भोजन आता है ना ऊपर से नीचे, वो तो इसमें से होके आएगा, खुल जाएगी, बंद हो जाएगी। अब नीचे से यदि कोई भोजन है उसको ऊपर जाना है तो ये उसमें रुकावट पैदा करती है। इसलिए भोजन एक बार आमाशय में चला जाए जनरल तरीके से, साधारण तरीके से वापस नहीं आता है। कभी उल्टी वगैरह हो जाए, कर जाए तो फिर निकल जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, आमाशय में बहुत तेज संकुचन होता है। जब तेज संकुचन होता है तो ये पेशी उल्टी खुलती है अंदर की तरफ, फिर भोजन यहाँ से बाहर आएगा और मुंह के द्वारा। ये एक अनैसिक क्रिया है, आंशिक अनैसिक। इसको अपन रोक नहीं सकते, उल्टी हो रही हो तो, है ना। यदि रोकने का प्रयास करें तो अमूमन 5-10 सेकेंड, 20 सेकेंड लास्ट, इससे अधिक उल्टी रुकती नहीं है। इसके बाद ये अनैसिक हो जाती है, अपनी इच्छा के विपरीत चलेगी, ठीक है। और सारा खाना वापस उल्टा बाहर। ये कब होता है, ये जब कुछ अपन उल्टा सीधा खा लेते हैं ना। ये आमाशय भी अपनी तरह समझदार है, अपनी तरह से, मेरी तरह, आपकी तरह से नहीं, समझदार होता है ना। ये क्या करता है, जो भी खाना अंदर आता है उसको पहचानने की क्षमता रखता है कि कौन अपने लिए ठीक है और कौन ठीक है नहीं है। यदि कुछ उल्टा सीधा खा लिया और आमाशय को लग गया कि ना 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 ये अपने लायक नहीं है, ये तुरंत संकुचित होकर उसको वापस क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ये कब होता है, कभी कभी असामान्य स्थिति हो जाती है ना, अपच वगैरह की स्थिति, जिसमें भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, भोजन पचता नहीं है, अपचित रूप में रह जाता है, फिर उसमें एसिड वगैरह ज़्यादा बन जाता है, तब भी ये उल्टी हो जाती है, ठीक है। आमाशय के बाद नेक्स्ट आता है नंबर 6 पे, ग्रहणी। आमाशय में भोजन जो अपन करते हैं ये 3 से 4 या 5 घंटे तक रुकता है। आमाशय के अंदर, आमाशय की मांसपेशी है ना, ये सिकुड़ती रहती है, तो जितना भी अपन भोजन खाते हैं इसको ये पूरी तरह से मिक्स कर देती है। इसमें कुछ एंजाइम बनते हैं, कुछ एसिड भी बनते हैं, उनको अपन बाद में पाचन की क्रिया पढ़ेंगे, वहाँ आएंगे, वहाँ देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है ग्रहणी। ये आमाशय के आगे का हिस्सा, ये भी मुड़ा हुआ रहता है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसको शुद्रांत्र का अग्रभाग कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं इसको। शुद्रांत्र को अपन जनरली 3 भागों में बांट सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, है ना। ड्यूडेनम ग्रहणी, जेजेनम अग्र शुद्रांत्र और पश्च शुद्रांत्र को कहते हैं इलियम। इन 3 नामों से भी इनको जानते हैं अपन। उसमें शुद्रांत्र का सबसे आगे का हिस्सा क्या है, ग्रहणी, बहुत छोटी जगह है। इसमें
बहुत ज़्यादा सक्रिय एंजाइम उपस्थित रहते हैं। आते कहाँ से हैं? अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय ग्रंथि है, भोजन को पचाने के लिए एंजाइमों का निर्माण करती है। कौन कौन से एंजाइम है वो अपन अग्नाशय पढ़ेंगे, वहाँ आ जाएंगे, वहाँ देखेंगे अपन। वो सारे के सारे एंजाइम आके ग्रहणी में खुलते हैं और भोजन के पाचन की सर्वाधिक क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। जितना पाचन ग्रहणी में होता है उतना पूरा आहार नाल में और कहीं पर भी नहीं होता है। ग्रहणी आगे खुलती है किसमें? भाई अपन ने कहा ग्रहणी तो शुद्रांत्र का ही भाग है, और शुद्रांत्र को 3 भागों में बांटने के बजाय अमूमन सीधा शुद्रांत्र लिख देते हैं। आप चाहें तो इसके 2 अलग अलग भाग भी लिख सकते हैं, अग्र शुद्रांत्र और मध्य शुद्रांत्र और पश्च शुद्रांत्र। यह अग्र शुद्रांत्र हो जाता है, इसके 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है। शुद्रांत्र, इसमें भी भोजन का पाचन होता है, लेकिन भोजन पाचन के साथ साथ ये अवशोषण का काम करती है, पचे हुए भोजन का। अवशोषण का मतलब होता है कि जो भोजन पच गया, जो जूस, जो रस भोजन में से निकला बाहर, उसको वहां से निकाल करके रक्त में मिलाने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। पूरे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है शुद्रांत्र। नाम इसका छोटी आंत है, शुद्रांत्र या छोटी आंत कहते हैं, लेकिन सबसे लंबी है। 5 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। 5 से 7 मीटर कितना होता है? 20-22 फुट। एक फोर वाले पाइप की तो है लंबो, इसके बराबर इसकी लंबाई होती है शुद्रांत्र की, लेकिन थोड़ी पतली होती है। पतली होने के कारण इसको छोटी आंत कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। ऐसे एन एक ही जगह, पलट बेवन पलट भेड़ी ऊपर, बिल्कुल उसी प्रकार से ये रहती है। ठीक है। भोजन का अवशोषण और पाचन दोनों का काम करती है। शुद्रांत्र के बाद नंबर 8 पे आता है अंधनाल, जो बृहदांत्र या बड़ी आंत का एक भाग है, आगे का हिस्सा, मोटा हिस्सा है काफ़ी, जो शुद्रांत्र से जुड़ा रहता है। ठीक है। ये अपने शरीर में इतनी क्रियाशील नहीं होती, लेकिन इसमें वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं कुछ, जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, उनके अंदर ये अंधनाल काफ़ी लंबी भी होती है, क्रियाशील भी होती है, जो घास फूस को पचाने का काम करती है। अपन घास फूस तो नहीं खाते, है ना, इसलिए ये अपने अंदर क्रियाशील भी नहीं होती। ये है अंधनाल, जो बड़ी आंत का आगे का हिस्सा है। फिर 9 नंबर बृहदांत्र। इसको भी आगे 2 भागों में बांट सकते हैं अपन, है ना। ये अग्र बृहदांत्र, इसको 2 भागों में बांट दो, मध्य और पश्च बृहदांत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा लिख दो, बात एक ही है। बृहदांत्र या बड़ी आंत के अंदर कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। ये काफ़ी मोटी नली है, छोटी आंत से इसकी मोटाई ज़्यादा है, लंबाई इतनी नहीं होती इसकी। मैंने कहा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 5 से 7 मीटर, और ये आधे मीटर तक ही समाप्त होती है। बृहदांत्र आगे एक थैलीनुमा छोटी रचना में खुलता है, जिसको मलाशय या रेक्टम कहते हैं। एक छोटी थैलीनुमा रचना है जहाँ पे अपचित भोजन काफ़ी समय तक रुका हुआ रहता है। ठीक है। और ये मलाशय शरीर से बाहर खुलता है एक छिद्रनुमा रचना के द्वारा, जिसे गुदा के नाम से जाना जाता है, जहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये हो गई अपनी आहार नाल की संरचना और आहार नाल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंग। नंबर 2 सहायक पाचक अंग। इसमें लार ग्रंथियां नंबर 1 पे आती है। नंबर 1 पे कौन सी आती है? लार ग्रंथियां। टोटल शरीर में कितनी पाई जाती है लाल ग्रंथियां? 3 जोड़ी। संख्या में कितनी हो जाती है? 6। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां अपने शरीर में पाई जाती है। पहले तीनों के नाम देख लेते हैं अपन। एक होती है कानों के पास अंदर की तरफ स्थित, जिसे कहते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि। दूसरी होती है जो जीभ के नीचे रहती है, अधो जिह्वा ग्रंथि। और तीसरी जो होती है वो होती है निचले जबड़े में स्थित रहती है, अधो जंब ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां लार का निर्माण करती है, लार को स्रावित करती है।
ये जो लार होता है एक तरल पदार्थ होता है जिसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन, बिल्कुल पानी की तरह दिखती है। जैसे अपन भोजन खाते हैं, मुख गुहा में जाएगा और इनके द्वारा स्रावित की गई लार नलिकाओं के माध्यम से, छोटी छोटी नलियाँ होती है, नलिकाओं के माध्यम से लाके मुख गुहा में छोड़ी जाती है। लार कहाँ से आती है आप कभी ट्राई करके देखना। एक तो जबान के जस्ट नीचे से निकलती है, जहाँ से जबान यहाँ जुड़ी रहती है, एक यहाँ पे आती है साइडों में, ये नलियाँ यहीं आके खुली रहती है जहाँ से लार उत्पादित होती है। जैसे ही अपन खाने वगैरह का सोचते हैं तुरंत मुंह में आ जाती है ना। बड़ा तेज सिस्टम बनाया हुआ है, कहीं से खाने खुशबू आई लार तैयार। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। खुशबू आई इसका मतलब शरीर को लगेगा अब तो खाना आ सकता है, आ सकता है, तो अपन को पहले से तैयार रहना चाहिए। क्या पता आ जाए कर जाए, पहले से लार वगैरह बना के रख देंगे, हाँ खाना आ जाए कर जाए तो तुरंत इसको छोड़ दो। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं टायलिन या लार एमाइलेस। जो भोजन का पाचन प्रारंभ करता है, और ये पाचन करता है स्टार्च का। पाचन की क्रिया होगी वहां, इसको पूरा पढ़ लेंगे, यहां ज्यादा समय नहीं देंगे। दूसरा इसमें एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। ये एंजाइम अश्रु ग्रंथियों में पाया जाता है। आंख में जो पानी निकलता है ना, उसमें लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम काम क्या करता है? लार में क्यों है? लार में इसलिए है कि जो भोजन अपन करते हैं वो खुले वातावरण से प्राप्त करते हैं, सीधा हवा से, या थाली मिले तो थाली तो हवा में ही होती है, वहीं से खाते हैं, तो उसमें अपने हाथों से लगे हुए अनेक प्रकार के छोटे मोटे सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु वो भोजन के साथ शरीर के अंदर आ जाते हैं। तो ये लाइसोजाइम उन कीटाणुओं को मार करके भोजन को एकदम साफ बनाने का काम करता है। तीसरा इस लार में होता है सलेस्मा, जो भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है, भोजन के अंदर मिल करके उसको चिकना बनाने का काम करता है। तो ये हो गया लार ग्रंथियों से संबंधित चर्चा। मैंने कहा ये सलेस्मा और भी बनता है कहाँ? नाक में। नाक के अंदर भी नासा मार्ग जो है, इसमें सलेस्मा झिल्ली होती है, वो सलेस्मा का निर्माण करती है। ठीक है, और सर्दियों के मौसम में कुछ ज़्यादा ही बनता है ना, जिसको आप प्यार से हाँ वही कहते हैं जो आप समझ रहे हैं, है ना। हाँ, इसका भी अपना काम है, ऐसे ही नहीं बन जाता। ये क्या करता है? शरीर के अंदर ये धुआं, ये रेत के कण, कार्बन वगैरह उत्सर्जित होते हैं, अंदर जाता है ना, ये उसको अवशोषित करता है ताकि वो अंदर फेफड़ों में न चला जाए। यदि ये सीधा सीधा फेफड़ों में जाए, फेफड़ों में जमेगा, श्वसन संबंधी 1000 बीमारियां करेगा। ये सलेस्मा उसको बीच में ही रोक लेता है। कईयों पे भगवान का आशीर्वाद रहता है, कुछ ज़्यादा ही बन जाता है ना। हाँ, फिर वो इधर और उधर चिपकाते फिरते हैं, जहाँ मौका मिला वहाँ चिपका देते हैं, है ना। फिर इसके बाद आता है लार ग्रंथियों के बाद जो दूसरा सहायक पाचक सहायक अंग है वो यकृत। आपने यकृत के बारे में 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 से 2 किलो के बीच हो सकता है। ठीक है, ये यकृत पालियों से बनी, यकृत पालिकाएं कहते हैं जिनको। इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जैसे अपने शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका, बिल्कुल वैसे ये यकृत भी एक ही प्रकार की इकाइयों से जुड़ करके बना होता है, उनको यकृत पालिकाएं कहते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच पूरी यकृत में हो सकती है। ये मिल करके यकृत का निर्माण करती है। और यकृत खुद की जो बड़ी संरचना है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 लोब, 2 पालियां, अग्र और पक्ष पाली के रूप में बांटा जा सकता है। इस यकृत से जुड़ी हुई एक छोटी और रचना होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं। जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ आएगा, वहाँ बताएंगे इसको। यकृत का काम क्या है? यकृत बनाता है पित्त। किसका निर्माण करता है? पित्त का। पीले रंग का तरल पदार्थ होता है पित्त, और इसका पीला रंग होता है वो होता है बिलीरुबिन वर्णक के कारण। एक वर्णक पाया जाता है पीले रंग का अपने शरीर में, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, शरीर का लाल रंग रक्त का, उस हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, वो बिलीरुबिन यकृत में भी बनता है। ये जो पित्त होता है, इस पित्त में भी 2 भाग पाए जाते हैं। एक पित्त लवण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक पित्त रस जो पीले रंग का तरल पदार्थ है। पित्त का
जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है, 7.5 से 8 के बीच, मतलब ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। और ये जो पित्त लवण होते हैं अंदर, ये लवण भोजन का जो घटक है वसा, उस वसा के पाचन में शरीर की सहायता करते हैं। वसा के बड़े बड़े कण होते हैं, ये पित्त लवण उन पर क्रिया करते हैं और उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। ठीक है, ये यकृत का काम हो गया। और ये यकृत क्या करता है, अपने द्वारा बनाए गए इस पित्त को एक पतली वाहिनी के द्वारा, पित्त वाहिनी कहते हैं जिसको, उस जगह ले जाके छोड़ता है जहां से अग्नाशय वाहिनी आती है। 2 नलियां आपस में जुड़ के अग्नाशय पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है। नंबर 3 पे आता है अगला अंग अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करती है। अंतर बहिस्रावी का अंतर भी अपन आगे समझेंगे। इसके द्वारा हार्मोनों और एंजाइमों दोनों का निर्माण किया जाता है। हार्मोन भी आगे पढ़ेंगे और एंजाइम इसके द्वारा जो बनते हैं वो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ये हो गए अपने पाचन तंत्र के सहायक पाचक अंग। ये अपने पूरे पाचन तंत्र का एक आउटलाइन डायग्राम है। नेक्स्ट लेसन में अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र की क्रियाविधि, मतलब भोजन का पाचन होता कैसे है वो, और साथ ही साथ पाचन तंत्र का डायग्राम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ पाचन को पढ़ते जाएंगे कि भाई यहाँ भोजन आता है तो इसका पाचन होता है, यहाँ भोजन आता है तो इसका पाचन होता है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र की क्रियाविधि और पाचन तंत्र का चित्र। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और वो घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा।